ठीक, बजट को हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। बजट को क्लासिफिकेशन अगर हम जो सरकार करती है वो कैसे करती है वो देखना है। हमेशा जब बजट आता है वो दो हिस्सों में आता है, एक आपका रेवेन्यू बजट अलग आएगा और कैपिटल बजट अलग आएगा। सबसे पहले रेवेन्यू और दूसरा आता है कैपिटल। इसको अलग करते क्यों हम, ये रेवेन्यू और कैपिटल को अलग क्यों किया जाता है और रेवेन्यू क्या है कैपिटल क्या है। इन दोनों के अंदर हमें दो चीजें लिखनी है, एक तो रिसीट और दूसरा एक्सपेंडिचर। कैपिटल के अंदर भी हमें कुछ रिसीट्स लिखनी पड़ेंगी और कुछ एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन इज हम ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरे रिसीट को एक साथ दिखा दें और पूरे एक्सपेंडिचर को एक साथ दिखा दें, हमें अलग अलग क्यों करना पड़ रहा है। व्हाई देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट इन द बजट्स, क्या रीजन है? सर कैपिटल में तो एसेट्स और वो मैं डिफरेंस पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ बजट में क्यों करना पड़ रहा है। बजट में डिफरेंस करके दिखाने की क्या जरूरत है, सिर्फ ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि इतना खर्चा है और इतना हमारी इनकम है, बात खत्म, बजट खत्म हो जाता है। इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। रेवेन्यू से टैक्स वगैरह से कहीं घाटे घाटा तो टोटल में ही होगा, घाटा तो टोटल में ही होगा, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। बताओ, बताया था। बजट के लिए आर्टिकल बताओ। 100 जो भी एक्सपेंडिचर है दैट शैल बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। ये डिस्टिंक्शन की या अलग अलग करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है कि रेवेन्यू अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर अकाउंट्स, और इसीलिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, वो ऐसे ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको रेवेन्यू अकाउंट को या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाकी एक्सपेंडिचर से अलग करना है, ठीक है। क्या चीज? देखो दो खर्चे होते हैं घर में। एक खर्चा तो ये है कि आप घर का राशन ले आए, यूज कर लिया। दूसरा खर्चा ये है कि कहीं जमीन ले ली। अब जो जमीन ले ली वो नॉर्मल खर्चा नहीं है ना, दैट इज क्रिएटिंग एन एसेट फॉर दी जो होम है या कुछ भी है, फैमिली है, और फ्यूचर में उसकी वजह से उस फैमिली को या तो कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। फ्यूचर में उसकी वजह से या तो कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन जो हमने खाना खाया, जो बेसिकली जो राशन के लिए जो खर्चा किया है, उसका फ्यूचर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उस खर्चे का या उस इनकम का फ्यूचर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो इसीलिए हम हमारे देश की इकोनॉमी को बेटर तरीके से समझने के लिए उन अकाउंट्स को अलग रखते हैं जिनका इंपैक्ट फ्यूचर पे पड़ने वाला है, जिनका इंपैक्ट फ्यूचर पे पड़ने वाला है, और जो हमारा उसी साल का खर्चा है वो हम अलग रखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको अलग अलग करते हैं, और यही रिक्वायरमेंट होती है हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो बोला था फिर मैंने, क्या चीज? आपने पूछा था, आपने रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस बताया। मैं ये कहने वाली थी कि इसमें एसेट और लायबिलिटी का हमें पता चल जाता है कैपिटल वाले में, इसलिए इसको नहीं, बेसिकली बजट में क्यों कर रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज मैंडेटेड एज पर आर्टिकल 112, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये चार्ट याद होना चाहिए लगभग आप सभी को कि इसमें आता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल, है ना। डिफरेंस क्या होगा? कैपिटल क्रिएट एसेट और लायबिलिटी, और रेवेन्यू नहीं करेगा, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस इज कैपिटल हमेशा इट क्रिएट्स एसेट ऑब्लिक
लायबिलिटीज। एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कुछ एग्जांपल बताओगे? किस पर्सपेक्टिव में बताए? बैंक बजट के पर्सपेक्टिव में बता दो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे रोड, जैसे हमने रोड कंस्ट्रक्ट की, रोड विल बी इधर एसेट और द लायबिलिटी, ठीक है ना? कैसे? क्योंकि ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी इंडिया की इनकम को बढ़ाने या घटाने का काम कर रही है, ठीक है? तो दिस इज एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फर्दर और बाकी चीजों को एक्सपेंड करने में मदद करती है, ठीक है? या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, हम कैपिटल उस चीज को भी कह सकते हैं जो हमारी फ्यूचर एसेट और लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट लाने की कोशिश करती है, जो हमारी फ्यूचर एसेट और लायबिलिटीज में चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है? इससे कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट को एक इनकम का जरिया बन गया। अगर रोड कंस्ट्रक्ट किया है या तो लोन लेके किया है, लोन लेके किया है तो फ्यूचर में उसके लिए ईएमआई पे करनी पड़ेगी, यानी आज जो हम कर रहे हैं उसका इंपैक्ट फ्यूचर तक जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आज जो कर रहे हैं उसका इंपैक्ट फ्यूचर पे नहीं है, तो दैट बिकम्स रेवेन्यू, ठीक है? यहां पर रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं है, ठीक है ना? ये रेवेन्यू अकाउंट है जिसके अंदर रिसीट अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, ठीक है? इस रेवेन्यू का मतलब इनकम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? दिस इज द नेम ऑफ द अकाउंट, है ना? नेम ऑफ द टाइटल हम कह सकते हैं, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग आपको हेड दिखाई देंगे, एक साइड रिसीट दिखाई देगा, एक साइड एक्सपेंडिचर दिखाई देगा, ठीक है? शुरुआत करते हैं हम हमारे कैपिटल साइड से। कैपिटल साइड में रिसीट क्या क्या हो सकती है और एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकते हैं, वो बताना आप लोगों को। रिसीट्स बता दो। अगर हम बाहर से कोई भी लोन लेकर के आते हैं, अगर हमने कोई भी लोन लिया है, चाहे तो हम बाहर से ले आए, देश के बाहर से, या फिर इंटरनल ही हम कोई भी लोन ले लें, उससे आगे फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ईएमआई पे करनी पड़ेगी, ठीक है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा द मनी दैट इज विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना? मनी दैट इज विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडिया, वो भी रिसीट है, कैपिटल नहीं, पब्लिक अकाउंट, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा, ये वापस करना है, इसीलिए ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए दिस इज क्रिएटिंग है लायबिलिटी, ठीक है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जो लोन हमने कभी किसी कंट्री को दिया हो, अगर वो लोन वापस आ जाए, ये तो लोन बोरो कर रहे हैं, ये हमारी बोरोइंग्स है ना? इसको आप बोरोइंग कर दो, बल्कि लोन के बजाय वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, द बोरोइंग्स। सर वो लोन थोड़ी हो, फिर उसका इंटरेस्ट होएगा ना रिसीट में। इंटरेस्ट नहीं आएगा, लोन का अगर कोई कंपोनेंट वापस आ रहा है, मान लो हमने किसी भी कंट्री को 1 लाख रुपए दे दिए, वो कंट्री उस साल 50,000 वापस रिटर्न कर रही है इस 1 लाख में से, तो जो हमारा एसेट था 1 लाख रुपए का, वो कम होके 50,000 हो गया। पहले हमारा एसेट कितना था? 1 लाख था, क्योंकि हमें लेना था वो, अब वो रिड्यूस हो गया है, तो एसेट और लायबिलिटी में चेंज आया। अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है, वो वापस आ जाए, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर द पोर्शन ऑफ या फिर द लोन अमाउंट, जो भी हम रिसीव करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें? रिसीट में नहीं है ना, वो खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा है। सब्सिडीज कहाँ से आएगी? सब्सिडीज इसका पार्ट नहीं है। और क्या हो सकता है? इतना ही है, ठीक है। हम कैपिटल पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ठीक है। एफडीआई कहाँ जाएगी?
फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट जा रही है वो कहाँ जाएगी? रेवेन्यू में या कैपिटल में? आधे आधे बटे हुए। वो हमारा फॉरेन एसेट और लायबिलिटी क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही है। क्यों कर रही है? एफडीआई अगर हम करेंगे तब होएगा। इंडिया की तरफ से तो वो कभी भी यहाँ से बेच के जाएंगे तो हमें देना पड़ेगा उनको। वो सेल कर रहे हैं तो देना पड़ेगा ना। तो जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहे हैं तो दोज आर क्रिएटिंग लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वो बेच के जाना चाहें, कोई रोकेगा उन्हें? कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वो बेच के जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में जितना भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो दैट इज लायबिलिटी। दैट इज लायबिलिटी, दैट इज चेंजिंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की सिचुएशन में। ठीक है, एफडीआई आउटफ्लो हो वो हमारे हाथ में है? नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो एसेट और लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं फ्रॉम द फॉरेन, सर ये तो पीएसयू में मानेंगे ना, ओनली गवर्नमेंट के ऊपर, प्राइवेट में तो नहीं होगा। किस में? जैसे अगर कोई प्राइवेट कंपनी में एफडीआई आ रहा है फॉरेन से, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट का खर्चा नहीं होगा वो, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है ना। जैसे वर्ल्ड बैंक से मॉडल, हाँ पीपीपी मॉडल पे हम कह सकते हैं। तो वो सब कहाँ जाएंगे? वो हमें पैसा उन्हें वापस करना है। दैट इज क्रिएटिंग एसेट और लायबिलिटी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं। इसको अगर आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो। ठीक है, उसके अलावा और कोई है रिसीट? सोचो, एक छोड़ दिया है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं नहीं, नहीं, वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। अभी रिसीट की बात कर रहे हैं। सोचो, एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी हुई है, डिसइन्वेस्टमेंट्स। जैसे सरकार की कोई भी कंपनी है, सरकार की इंडियन एयरलाइंस थी, उसने इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया टू दी टाटास, पैसा मिला, सरकार का एसेट कम हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो सरकार जब अपनी कोई भी कंपनी या पीएसयूज को बेचती है तो उससे जो पैसा आ रहा है वो हम कहाँ रखें? यहाँ वाले इनकम में, यहाँ वाले में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एसेट्स को रिड्यूस किया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट्स ये भी हम यही लिखेंगे। तो प्रोसीड्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है ना आप लोगों को? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी कोई गवर्नमेंट की है प्राइवेट, पब्लिक की प्राइवेट होना डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट को दे। देखो मैं वही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी चीज प्राइवेट के पास जा रही है, दैट इज नॉट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट की रिड्यूस हो गए, प्राइवेट की इंक्रीज हो जाए। प्राइवेट के हाथ में चले जाना वो प्राइवेटाइजेशन है। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग रिड्यूस हो रही है। अगर मान लो 100% किसी कंपनी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, वो रिड्यूस होकर के 90% पे आ जाए, तो 10% हमने प्राइवेट को ट्रांसफर किए। तो प्राइवेट को ट्रांसफर करना प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर ये शेयर होल्डिंग 51% से नीचे आ जाती है, तब उस केस में हम कहेंगे ये प्राइवेटाइजेशन। उस केस में हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन। अदरवाइज इट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो कोई भी प्रोसीडिंग जो हमारे थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट आ रही है वो कहाँ आएगी? कैपिटल रिसीट्स में। वही है डिसइन्वेस्टमेंट ही है। कोई भी किसी भी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट हो। डिसइन्वेस्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को, ताकि लोगों के ऊपर डाउट ना जाए लोगों को कि सरकार जो है सब कुछ बेचने में लगी हुई है, इसीलिए हमने उसका थोड़ा सा फैंसी नाम कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन ना बोल करके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, कि ये जो है स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना, तो सरकार उसको प्राइवेटाइज ना कह करके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहती है। नहीं तो लोग जो है झंडे उठा करके रोड पे आ जाएंगे कि सरकार सब कुछ बेचने पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा?
हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या आएगा? Purchasing of shares, कौन सा शेयर? investments, पब्लिक का या गवर्नमेंट का? नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का, है ना। गवर्नमेंट जो बाहर फॉरेन में जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सर पब्लिक ठीक है। तो गवर्नमेंट को बोलते हैं पब्लिक। या मतलब यहाँ मैं लोगों की बात कर रहा था, पब्लिक की, पब्लिक गवर्नमेंट ने, पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गए वो आप लगा लो, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लो ऑफ द गवर्नमेंट, और जो फॉरेन से आप वो लेते हैं ग्रांट्स लेते हैं नहीं, वो इसमें नहीं है। यहाँ नहीं आएगा। सब्सिडी सर एक बात और, जैसे डब्ल्यूएचओ उस काम के लिए हमें देता है तो वो हमारे लिए एसेट से तो क्रिएट करेगा। ग्रांट्स के रूप में नहीं। जब ग्रांट्स के रूप में आ रहा है तो वो एसेट और लायबिलिटी कुछ नहीं क्रिएट कर रहा। हम उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं वो हमारी मर्जी है, अगर लेकिन वो पैसा एज सच कैपिटल साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट एंड लायबिलिटी। उसका जो यूजेज है दैट विल क्रिएट एसेट और लायबिलिटी। वेलफेयर तो ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज एसेट और लायबिलिटी के हमने उस पैसे को डायरेक्ट कर दिया उस साइड में, तब हम उसको यहाँ लिख रहे हैं। अभी वो डायरेक्टेड नहीं है, अभी तो डब्ल्यूएचओ ने दिया है हमारी तरफ, और डब्ल्यूएचओ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए नहीं देगा, है ना। वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, ये नहीं देगा। हेल्थ स्कीम्स पे भी तो देता है। हेल्थ स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बनेंगी, वो सोशल वेलफेयर स्कीम है, वो हम उसी साल हम उसको यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारा कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि डब्ल्यूएचओ को पैसे वापस करने हैं। उस पैसे का रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो देखो एक बार। उसमें क्या कोई लायबिलिटी वो क्रिएट कर पा रहा है? नहीं। लेकिन जब वो पैसा आया है उसको बजट में दिखा देंगे, लेकिन जब उसको एक्सपेंडिचर करेंगे उसका कितना पोर्शन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया है। इसीलिए जो भी बजट का एक्सपेंडिचर है दैट इज स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देंगे। और क्या हो सकता है इसमें? लोन जो हम दे रहे हैं, ये जब यहाँ पर लोन रिसीव को रिसीट में दिखा रहे हैं, तो जो लोन हम दे रहे हैं बाकी देशों को या स्टेट्स को, वो हम क्या कहाँ करेंगे? यहीं करेंगे, दैट इज क्रिएटिंग एसेट, ठीक है। तो लोन जो भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। क्लियर है? अब इसके अलावा और कुछ बचता है? मेरे हिसाब से तो और कुछ है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं रेवेन्यू साइड में। रेवेन्यू साइड में रिसीट की अगर हम बात करें, प्राइवेट में नहीं, वो तो परचेजिंग ऑफ एसेट आ गया, है ना, वो इन्वेस्टमेंट ही हो गया, वो इसी में आ जाएगी, वो इसी में आ जाएगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो जाएगा, इसमें कर लो। नहीं तो इन्वेस्टमेंट इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो, वो भी आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक है, वो सेम ही रहने वाला है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में जो रिसीट्स हैं दो ही हो सकती हैं, एक थ्रू टैक्स और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीट दो तरीके से हो सकती हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट जो हम टैक्स के जरिए ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी टैक्सेशन लगाया हुआ है, कौन से आर्टिकल के तहत हम टैक्स इंपोज कर सकते हैं? 265 265 है जो अलाउ करता है टैक्सेशन इंपोज करने के लिए, ठीक है। तो टैक्स कोई भी आएगा वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनेगा। वहीं पर वो इनकम जो सरकार की है, जो टैक्स के जरिए नहीं आ रही लेकिन वैसे आ रही है, वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एग्जांपल बताओ इसके। फीस और फाइन, ये सब एक ही कैटेगरी के बोल दिए, ठीक है। क्या सब्सिडीज तो सरकार देती है, लेती थोड़ी है। हाँ, डिविडेंड आ गया। जो सरकार की जो कंपनीज हैं, जो सरकार की पीएसयूज हैं, उससे जो पैसा सरकार को मिलता है, जैसे इंडियन रेलवेज है, तो इंडियन रेलवेज जो पैसा सरकार को दे रही है
वो प्रॉफिट कमा करके दे रही है, तो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी सरकार अलग अलग जगह पे फी लगाती है, वो पैसा सरकार के पास आ रहा है, तो वो सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। और इंटरेस्ट भी आएगा, है ना, इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा कि जो भी सरकार ने लोन दिया हुआ है उसके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट सरकार को मिल रहा है तो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और स्पेशल असेसमेंट से जो आता है, स्पेशल असेसमेंट जैसे कोई कंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो करवा देते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई पार्क में सब मिलके स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं, वहाँ से भी कुछ पैसा आता है। वहां से क्यों आएगा ना, सर्विस चार्जेस वगैरह तो आपके टैक्सेशन में हो जाएंगे ना, है ना, वो तो चार्जेस वगैरह फी वगैरह आ गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गए, अलग से इसको तो और कोई बनता नहीं है। बस मेनली हम दो हेड यहाँ पर लिखते हैं, एक टैक्स रेवेन्यूज और दूसरे नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो एनी अदर इनकम अदर देन दी टैक्सेशन, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या क्या आएगा? क्या चीज? रेमिटेंसेस नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख ही लो इनको, वो लिख लेंगे बाद में, पहले एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सबसे पहले बोरोइंग तो यहाँ आ गए सब, जो भी हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसके अंदर जितना खर्चा हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इसके अलावा सब्सिडीज और सैलरीज, या फिर सैलरीज की बजाय इसको लिखो डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो उसका रेगुलर कामों में कोई भी उसका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है, सैलरी देना है, तो ये सब एक्सपेंडिचर कॉमन उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और ट्रांसफर, ये इसमें आ जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स, फी की पेमेंट प्रोवाइड करती है एक्सपेंडिचर के लिए, कंपनीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। ये चीज नहीं समझ, कंपनीज गवर्नमेंट किसको देगी? जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, ऐसा फ्री एड बोनस वगैरह जो हो गया। अच्छा, वो ये डे टू डे में आ गया ना, डे टू डे एक्सपेंडिचर में आ गया। जितना भी सैलरी रिलेटेड कंपोनेंट है, जो भी सरकारी ऑफिसेज को या वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे हम कैजुअल वर्कर हायर करके ही दे रहे हैं, वो हमारा डे टू डे एक्सपेंडिचर, यानी सरकार को चलाने के लिए जिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट है, उसमें आ रहे किसी भी खर्चे को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे उसमें सरकार का बिजली का बिल आ गया, चाहे उसमें सरकार का लाइट जो बेसिकली जो रिपेयर का बिल आ गया, इन सब चीजों को तो डे टू डे एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएंगे सरकार के। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर नहीं, आप उसको नहीं कहोगे कि वो स्किल जनरेट कर रहे हैं, वो स्किल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन स्किल जनरेट करके आप उसको एसेट और लायबिलिटी में कहाँ चेंज आ रहा है सरकार की? हमने तो हमारी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है, हमने उस पैसे को सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है, सोसाइटी रिटर्न करे नहीं करे उसका सरकार ले रही है। सरकार सिर्फ उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेगी जिससे उसको पता है कि इससे कुछ इनकम आनी है, जो दिखाई दे, विच इज टेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल को हम यहाँ नहीं काउंट कर रहे। ठीक है, और क्या आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सोचो, इंटरेस्ट, जितना भी लोन लिया हुआ जो देना है, द इंटरेस्ट पेमेंट्स, जितना भी सरकार ने लोन लिया हुआ है वो आ जाएगा। और क्या होगा? इतना ही है। स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड नहीं देते हम,
देते हैं, वो भी लिख दें? नहीं, फाइनेंस कमीशन भी बताता है। फाइनेंस कमीशन के क्या पर्पज हैं? चार पर्पज हैं उसके, क्या क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स। दूसरा, ग्रांट इन एड किस तरीके से डिवाइड करना है या किस स्टेट को देना है, उसका फॉर्मूला बताना है। तीसरा, प्रोसीड्स दैट शुड बी गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा और चौथा, एनी अदर इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन बाय द प्रेसिडेंट। चार ये मेन फंक्शन है हमारे फाइनेंस कमीशन के। हाँ, इसमें सोशल वेलफेयर हो गया, सब्सिडी आ गया, डे टू डे एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट और ग्रांट इन एड, ठीक है। इसके अलावा कोई है खर्चा? मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट बजट टेबल, और इसी हिसाब से आपको कोई भी बजट हो डिवाइडेड आपको मिलेगा, ठीक है। स्कीम्स का पार्ट आपको अलग दिखाई देगा, देन सब्सिडीज का पार्ट अलग दिखाई देगा, डे टू डे एक्सपेंडिचर में सैलरी और ये सब अलग दिखाई देगा। तो इन हेड्स में बेसिकली मेजरली डिवाइड किया जाता है हमारे बजट को, ठीक है। तो ये हमारे रिवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है, उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे हम डेफिसिट्स को डिफाइन करते हैं। डेफिसिट क्या होता है? घाटा। डेफिसिट क्या होता है? घाटा। तो जो भी, जैसे मान लो जब हमने बजट शुरू किया था तो एक चीज हमने देखी थी कि जो घर का बजट होता है और देश का बजट होता है उसमें बड़ा एक मेजर सा फर्क होता है। घर के बजट में पहले इनकम का जुगाड़ किया जाता है, बाद में खर्चे का वो देखते हैं कि करना क्या है। लेकिन जब देश का बजट बनता है तो पहले खर्चा डिसाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनकम कहां से लाएंगे। और होता क्या है इसमें कि हमेशा खर्चा ज्यादा हो जाता है, इनकम कम रहती है। तो जो डिफरेंस आएगा इसको हम क्या कहते हैं? डेफिसिट। तो द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द डेफिसिट। ये इनकम और एक्सपेंडिचर हमें कौन सा काउंट करना है, इसके आधार पर हम डेफिसिट को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। डेफिसिट कैन बी बजट डेफिसिट, डेफिसिट कैन बी फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट कैन बी रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। अलग अलग प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कई अलग अलग टाइप के डेफिसिट हो सकते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी है डेफिसिट बजट। अगर हम टाइप ऑफ बजट पढ़ रहे थे तो दो टाइप के या तीन टाइप के बजट और हो सकते हैं, एक डेफिसिट बजट, एक सरप्लस बजट और एक बैलेंस्ड बजट। बजट को हम तीन टाइप से और डिवाइड कर सकते हैं इस हिसाब से। डेफिसिट कहां होगा? जहां पर एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। सरप्लस कहां होगा? जहां इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। और बैलेंस वेयर इनकम इज इक्वल टू द। ये तीन टाइप के बजट और हम बता सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बात डेफिसिट की। डेफिसिट में डेफिसिट टॉपिक डाल दो, अलग अलग टाइप के डेफिसिट है। डेफिसिट होता क्या है मेजरली? माइनस द रिसीट्स, ठीक है। दिस इज डेफिसिट। अगर सिंपल उसमें देखें, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहली चीज तो डेफिसिट बजट का होना किसी देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ठीक है। पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी। तो जब हम डेफिसिट बजट को लेकर के आते हैं, वो कहीं ना कहीं उस देश की ग्रोथ को दिखाता है, कहीं ना कहीं उस कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे कोई घाटे वाला जो बजट है वो कैसे ग्रोथ का, अगर हम कहें कि साइन हो सकता है? क्योंकि अगर हमारे पास जिन रिसोर्सेज से इनकम आ रही है हम सिर्फ उसी को खर्च करते रहें तो हम ज्यादा एसेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उनके अलावा एसेट क्रिएट करने हैं, वी नीड मोर फंड्स। और जब तक हम नए एसेट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम का और जुगाड़ होगा नहीं। अगर इसको सिंपलिस्टिक वे में समझें कि बिना उस डिफरेंस के जिसको हम खर्च कर रहे हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द बजट, सॉरी द कैपिटल साइड में एक्सपेंडिचर दी एसेट्स, तब तक हमारी कोई नई इनकम का कोई जुगाड़ बनेगा नहीं। और जब तक नई इनकम नहीं बन रही है तब तक हमारी कंट्री ग्रो करेगी नहीं। तो इसीलिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री दिस डेफिसिट बजट इज नेसेसरी। लेकिन ये भी एक लिमिट में होना चाहिए, ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, द डेफिसिट बजट इज द बर्डन ऑन द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। द डेफिसिट बजट इज द बर्डन ऑन द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कैसे है ये? क्योंकि आज जो हम घाटा या फिर डेफिसिट बजट लेकर के आ रहे हैं
उस डेफिसिट को हम पूरा कैसे करते हैं? हमने मान लो खर्चा किया है 100 रुपए, इनकम हुई 80, ये 20 रुपए कहां से लाए? लाना पड़े, खर्चा तो कर ही नहीं सकते ना बिना पैसा हुए, ये पैसा तो लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ये हम बोरो करके लेकर के आते हैं। हमने इसको किया बोरो। बोरो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, उसके ऊपर भी आऊंगा। बोरो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन दिस इज नेसेसरी, क्योंकि इतने एसेट हमें एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, इतने एसेट हमें एक्स्ट्रा क्रिएट करना है। अब यहां पर इसको समझें, ये बजट डेफिसिट है, किस लिमिट तक होना चाहिए इसको भी समझना, क्योंकि दिस इज अ बर्डन। ये आज वाली गवर्नमेंट नहीं, इसको फ्यूचर वाली गवर्नमेंट, क्योंकि बोरो किया ईएमआई बंधेगी, फ्यूचर वाली गवर्नमेंट इसको पे करेंगी। तो इसीलिए फ्यूचर गवर्नमेंट का सोचते हुए हमें इसकी लिमिट को डिसाइड करना चाहिए, इसकी लिमिट को डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमारे बजट का ज्यादातर पार्ट इसी को पे करने में जा रहा है। पूरा बजट जो है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, 100 रुपए बजट एक्सपेंडिचर है, हम यहां पर उसको एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे, सारा का सारा एक्सपेंडिचर हम लोन पेमेंट में कर रहे हैं। तो उस केस में देश चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और आज की भी अगर हम बात करें, इंडिया का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर गोज टू द इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंडिया का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, विच इज गुड। अभी तक हमारा जो क्या कहते हैं बोरोइंग है, वो उस लिमिट पे नहीं है कि हमारे ग्रोथ को कोई भी खतरा है। ये तब आएगा जब हम उस पेमेंट को करने में इनेबल हो जाएंगे, जब कहीं ना कहीं ये डाउट आने लगेगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि हम उसको पे भी कर पाएंगे। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो उस हिसाब से है कि हम उस पेमेंट को आसानी से रिपे कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम सबसे ज्यादा करें तो सबसे ज्यादा घाटे का बजट किसका है वर्ल्ड वाइड? यूएसए का है। ठीक है ना। वैसे एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा घाटे का है। उसको यूनिवर्सल इंपोर्टर के नाम से बोला जाता है कि जो भी जिसको जो बनाना है यूएसए बेच दो, खरीद लेता है। ठीक है ना। लेकिन उसको कोई खतरा नहीं, क्योंकि पूरे देश का जो इंटरनेशनल जो करेंसी है वो डॉलर है। उसको तो बस डॉलर छापने दे देगा, सबको रिपे कर देगा। तो घाटा पूरा करना उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है अगर हम एक लिमिट से ज्यादा करें। एक लिमिट तक इट इज गुड, अदरवाइज ये फ्यूचर गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। कहते हैं हम जिसे जरूर है फ्यूचर गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन, लेकिन ये बर्डन इतना नहीं होना चाहिए कि वो आगे उसको रिपे ना कर पाए। ठीक है। और उसी के लिए अभी मतलब जब हम आज बजट बनाते हैं तो हमें आज की नहीं सोचनी होती, आने वाले 30 से 40 साल की सोचनी होती है, 50 साल की सोचनी होती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे आजकल न्यूज में बहुत सारा एक चीज चल रहा है कि हमें जो ओल्डर जो पॉपुलेशन है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अभी से करना है। क्योंकि अभी तो इंडिया इज अ यंग कंट्री, लेकिन इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जिसे हम रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, उससे डाउन आ चुका है। यानी इंडिया की पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और कम हो रही है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी आने वाले मतलब और 20, 30, 40 साल तक तो बढ़ेगी। बर्थ रेट की वजह से नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जो अभी हुए हैं उनको जीना अगले 70 साल तक। ठीक है। तो इसीलिए 2070 तक का बेसिकली ये है कि 2017 में इंडिया की पॉपुलेशन पीक पे होगी, फिर उसके बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है उसका जो फायदा इंडिया को मिलना वो अगले 10 से 20 साल में मिलेगा। उसके बाद इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन होगी उसके कंपैरिजन में जो ओल्डर पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो उस ओल्डर पॉपुलेशन का बर्डन यंग पॉपुलेशन पे आ जाएगा। उसका बर्डन किस पे आएगा? यंग पॉपुलेशन पे। यंग पॉपुलेशन अकेले नहीं, कहीं ना कहीं वो बर्डन सरकार के ऊपर भी है। तो इसीलिए सरकार अभी से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को या उस बिहेवियर को अभी से इनकलकेट करने का या लोगों में उस बिहेवियर को डालने की कोशिश नहीं करेगी तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए अभी से आप देखोगे न्यूज़पेपर में डेली के 1-2 आर्टिकल आपको मिल ही जाएंगे जो कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एल्डर पीपल बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो इसीलिए कर रहे हैं। तो ये हमारा जो डेफिसिट एक्सपेंडिचर है जरूरी है। ये आज की नहीं फ्यूचर की बात करता है, और ये क्यों कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन होता है। ठीक है ना। दिस इज कंसिडर्ड एज द बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। हाँ, डेफिसिट में अलग अलग लिख लेते हैं। बोरोइंग है, बोरोइंग के द्वारा हम इस डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये जो बोरोइंग के द्वारा कर रहे हैं, सिर्फ बोरोइंग नहीं, एक और रास्ता हो सकता है। अगर हम कहें ये हमारा डेफिसिट है, इसको पूरा करने का एक और रास्ता है। दूसरा रास्ता है पैसे छापो।
दूसरा रास्ता क्या है? पैसे छापो, या तो उधार ले आओ या आरबीआई को बोलो पैसे छाप के दो। दो ही रास्ते हो सकते हैं। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के हैं दो रास्ते। वन इज बोरोइंग और दूसरी है प्रिंटिंग न्यू मनी। और ये जो पैसे कैसे भी करके हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिसिट बजट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में भी पूछा जाता है कि अगर दो ऑप्शन दिए जाएं कि हमारा डेफिसिट चल रहा है तो हम उधार ले आए या पैसे छाप लें। उधार लें। अच्छा ऑप्शन तो ये कहता है कि उधार क्यों करना है, क्यों फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन डालना है, पैसे छाप लेते हैं। लेकिन पैसे छापना इज द बैड ऑप्शन, यहां पर बोरोइंग इज द गुड ऑप्शन। क्योंकि हमेशा जितने प्रोडक्ट हमारे मार्केट में या जितने एसेट हमारे पास हों, उसी के अपोज में हमारे पास पैसे होंगे तो इन्फ्लेशन बैलेंस रहता है। अदरवाइज जैसे ही एक्स्ट्रा पैसे छापे, जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़े थे कि एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी विल क्रिएट द इन्फ्लेशन, विल लीड टू द इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन होगा तो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। फायदा क्या हुआ अलग से पैसे छापने का? तो उतना ही एक्स्ट्रा फिर से खर्च करना पड़ेगा, फिर से उतने एक्स्ट्रा छापने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए दिस इज द बैड ऑप्शन और दिस इज द लास्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमें क्या ढूंढना चाहिए? बोरोइंग ढूंढनी चाहिए। बोरोइंग जो है इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करती है। ठीक है, इसमें इतना ही। अब डेफिसिट के कुछ टाइप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट क्या होगा? यहां पर आता है, बजट का लिखा कहां है? सबसे ऊपर, यानी इस टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो। इस रेवेन्यू को और इस रेवेन्यू को ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर और इस एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो। टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आएगा दैट इज बजट डेफिसिट। यानी पूरे बजट का तो यही है ना, पूरे बजट में दोनों ही अकाउंट आ गए, तो दोनों अकाउंट का जो कंपोजिट जो आउटकम है दैट इज बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इज द बजट डेफिसिट। जो हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं वो भी सेम है, जो हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं दिस इज ऑल्सो सेम। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कहां होना चाहिए? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, सिंपल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट विल बी रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। अब एक चीज बताओ, क्या मैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू को या टोटल रिसीट को बोरोइंग के इक्विवेलेंट रख सकता हूं? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरा जो बजट डेफिसिट है इज इक्वल टू बोरोइंग है, ये कह सकता हूं? पक्का? ठीक, चाहे कैसे भी, अगर हम आरबीआई को पैसे छापने को बोल रहे हैं तो आरबीआई को ऐसे नहीं बोल सकते बिना उनको कुछ सिक्योरिटी रिसीट दिए हुए। ठीक है, तो वो भी बोरोइंग हो जाएगा एक तरीका, लेकिन वो प्रिंटिंग मनी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे का छापना हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में आना हो जाता है, इसी वजह से वो हम नहीं मानते। लेकिन जो भी बजट होता है, जो भी बजट डेफिसिट होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट ईयर। ठीक है, अगर हमें बजट डेफिसिट बताना है तो हम सीधा बोरोइंग भी बता सकते हैं। बोरोइंग कौन सी? क्या हमें पिछले साल जो बोरोइंग की थी उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे? नहीं, फ्रेश बोरोइंग्स, ओनली द फ्रेश बोरोइंग्स जो उस साल हुई है, ओनली द फ्रेश बोरोइंग्स।
मान लो 100 करोड़ का टोटल डेफिसिट है, इसमें से हमने 80 करोड़ तो ले लिए कहीं ना कहीं से, 20 करोड़ अभी नहीं मिले, उसको मिलने में टाइम है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। इस पैसे को कैसे पूरा करें? कैसे करें बताओ तरीका? हाँ है तो यहां पर हम आरबीआई को टेम्पररी डिमांड डालेंगे। आरबीआई को बोलेंगे कि तुम कुछ टाइम के लिए हमें कुछ पैसे दे दो, जैसे हमारा लोन का जुगाड़ हो जाएगा हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो एक टेम्पररी रिक्वायरमेंट हम आरबीआई को देते हैं, क्योंकि जब बजट खत्म हो रहा होता है तो हमें अपना अकाउंट पूरा करने के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को या रिसीट और एक्सपेंडिचर को इक्वल दिखाना होता है। उसको इक्वल दिखाने के लिए हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कंप्लीट रखने के लिए हम टेम्पररी टाइम के लिए आरबीआई से कुछ एडवांस ले लेते हैं, और उसको बोलते हैं हम वेज एंड मीन्स एडवांस। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? जैसे 20 करोड़ हमने लिए तो दिस इज वेज एंड मीन एडवांस। ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है? टेम्परेरी पीरियड के लिए बजटरी डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए लिया गया एडवांस। ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए लिया गया एडवांस। बजट में इसको कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है। बजट में टोटल बोरिंग 100 करोड़ दिखा देंगे, उसमें ये नहीं बताएंगे कि 20 करोड़ हम वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू लाए हैं, हम सिर्फ ये बताएंगे टोटल बोरिंग इज दिस। तो वेज एंड मीन्स एडवांस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये कभी भी हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ये टेम्परेरी प्रोविजन होता है फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर, फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर? हाँ, उसमें जो भी बोरिंग्स दिखाई जाएंगी वो 2023-24 की होगी। हाँ, पिछले साल की। नेक्स्ट ईयर का तो वो प्रपोजल है, वो प्रपोजल माना जाएगा। हाँ, कि हम इतने पैसे का जुगाड़ कहां से करेंगे वो बताना पड़ेगा कि इतना बोरिंग लेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट डेफिसिट लिखो। प्राइमरी डेफिसिट, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बजट में एक्चुअल खर्चा बताओ और एक्चुअल रिसीट बताओ, तो वो कैसे बताओगे? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे, कि हमारा वो जो कुछ हिस्सा बजट का वो हम खर्च नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मैंडेटरी पेमेंट्स है, वो हमें देनी है, क्योंकि हमने पिछले साल कुछ लोन लिया था, उससे पिछले साल कुछ लोन लिया था, उसके इंटरेस्ट पेमेंट है जो हमारे इस साल के बजट में हमने खर्च नहीं की है। वो इस साल के बजट में इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है पिछले जो जा चुके बजट है उनकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें यह बताना कि तुम्हें सिर्फ इस साल का बजट बताना है कि इस साल बताओ एक्चुअल में हुआ क्या क्या है, तो पिछले साल की वजह से हो रही चीजों को हम माइनस कर देंगे, और उनमें से जो माइनस होता है दैट इज बजट डेफिसिट में से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट इसको माइनस कर दूं, इंटरेस्ट पेमेंट कहां थी? दिस इज द इंटरेस्ट पेमेंट, दिस इज द इंटरेस्ट पेमेंट। लोन लेना और देना कैपिटल इसका पार्ट है, उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है या जा रहा है वो रेवेन्यू पार्ट हो जाता है। ये चीज समझने में कोई दिक्कत है? नहीं, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट पेमेंट हमारे उस साल की बोरोइंग का नहीं है, ये इस साल की वजह से हुआ खर्चा नहीं है। अगर हमें एक्चुअल में बजट देखना है तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि इस साल की रिसीट्स कितनी और इस साल की एक्सपेंडिचर कितनी है। वो तो मैंडेटरी है जो पिछले साल हो चुका है, हम उसकी वजह से इसको कर रहे हैं, इस साल हमारी वजह से नहीं हुआ ये। ठीक है, तो अगर हमें सरकार का परफॉर्मेंस देखना तो हम इसको माइनस करके देख सकते हैं कि इस सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, इस सरकार की वजह से कितना डेफिसिट हुआ है। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेफिसिट। अब नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमें पता है, इस रेवेन्यू डेफिसिट में देयर इज अ कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं ग्रांट इन एड। ये ग्रांट इन एड हमने स्टेट्स को दिया है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसमें से कितना पैसा उन्होंने वेलफेयर स्कीम के ऊपर खर्च किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ पैसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी खर्च किया हो। अगर उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में खर्च कर रहे हैं तो क्या हमें उसे रेवेन्यू डेफिसिट में दिखाना चाहिए? नहीं, वो कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट नहीं हो सकता। तो द अमाउंट फ्रॉम द ग्रांट इन एड दैट हैज बीन स्पेंड और या फिर एक्सपेंडिचर डन ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। ग्रांट इन एड का वो पोर्शन जिसको हमने खर्च किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स इन द स्टेट, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। क्योंकि हम रेवेन्यू डेफिसिट तो बता सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली कितना रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, इसमें से वो पोर्शन जिसको हमने कैपिटल क्रिएट करने के लिए खर्च किया है उसको हटा दो, और वो पोर्शन सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, जो कि हमारा यहाँ जो हमने स्टेट को दिया है एज एन ग्रांट इन एड, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस पोर्शन ऑफ ग्रांट इन एड ठीक है। तो दिस विल बी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो ये बजट हो गया, और बजट के साथ साथ बजट डेफिसिट्स भी हो गए, ठीक है। टाइप ऑफ डेफिसिट। नेक्स्ट, अगर हम रेवेन्यू साइड में जाएं तो रेवेन्यू साइड में हमने दो कंपोनेंट देखे, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं टैक्स की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टैक्स या फिर टाइप ऑफ टैक्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? इसको सिंपली उसमें देखें तो हम फिर पुराने टाइम पे चलते हैं, जब सोसाइटीज क्रिएट हुई थी, जब स्टेट क्रिएट हुआ था, है ना। तो स्टेट क्या है? स्टेट जो है एक ऐसा इमेजिनरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं उस एरिया को रेगुलेट करने का काम करता है, और ये बनाया गया है, मतलब लोगों ने खुद ही बनाया इसको मिलकर, है ना। इसको लोग आए आपस में कि देखो हम अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आएगा, वार होगा, पीट पाट के चला जाएगा, तो इसके लिए हमें साथ रहने की जरूरत है। और हम सोशल साइंसेज में ये भी पढ़ते हैं कि हम अकेले हर एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम हर एक चीज इन्वेंट नहीं कर सकते, हर एक चीज नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सोसाइटी में इसी तरीके से चलता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलती है। अब ऐसे में सोसाइटी में जब साथ रहना है तो साथ रहने के लिए कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी, कुछ चीजें जो कॉमन होंगी उनके ऊपर अगर खर्चा करना पड़े तो कौन करेगा? वो खुद ही करना पड़ेगा, अपना खर्चा खुद ही देखना है। तो उन कॉमन चीजों के खर्चा करने के लिए अगर हम अपने में से कुछ हिस्सा उस कॉमन ऑर्गेनाइजेशन को दे दें कि देखो ये कॉमन चीजें, इसके ऊपर तुम खर्चा करो और पैसा हमसे ले लो, वही टैक्सेशन है। वही टैक्सेशन है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल स्टेट बनाया हमने, वो स्टेट को अगर हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन दे रहे हैं फॉर द सर्विसेज जो कॉमन है सबके लिए, उन सर्विसेज के लिए जो सबके लिए कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, ठीक है। टैक्स अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो सबसे कॉमन टाइप हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें बजट में, उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन उससे भी पहले हम बजट को और भी तीन टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वन
दैट इज प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टाइप ऑफ टैक्सेस। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बता ही दिया, उसके साथ साथ क्या टाइम हो गया, कितना हुआ, 3:31। ये कर लेते हैं बस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कल कर लेंगे। प्रोग्रेसिव बताओ, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा? ये इनकम और उसका इंपैक्ट टैक्स के ऊपर क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं उस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इनकम इंपैक्ट ऑन दी टैक्स। तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिकली जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर उसके साथ साथ टैक्स लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाए तो दैट विल बी प्रोग्रेसिव टैक्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? आर्टिकल 39, जो वेलफेयर सोसाइटी की बात करता है, जो ये बोलता है कि वेलफेयर के रिसोर्सेज को हम इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो कॉमन गुड की तरह काम करें। कौन सी? नहीं, 39 वो है 39। सर 39 में तो वो नहीं जो इक्वल, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, है ना। तो वही है कि दिस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सबसर्व द कॉमन गुड, ठीक है ना। आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बात करता है कि किस तरीके से हमें सोसाइटी के रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो सबके फायदे के काम आए, और वहीं कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को घटाने की भी बात की जाती है कि हमें इनइक्वालिटी को भी डिक्रीज करना है। इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए हम हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगाते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर आपकी इनकम शुरू के 7.5 लाख तक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जाओगे 10 लाख तक 10% टैक्स हो जाएगा, 12.5 तक 15% हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स भी उतना ही बढ़ जाता है। किसी की इनकम 12.5 है तो 15% देना है, लेकिन किसी की 15 तक है, 12.5 से 15, वो कितना देंगे? वो 20% देंगे। उसके ऊपर 25% देंगे, उसके ऊपर 30% देंगे। 30% के बाद कैपिंग है। मैक्सिमम कितना देना है? 30% इनकम टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी उतना ज्यादा टैक्स देना, ताकि उस टैक्स को अमीर से लेकर के हम सोशल वेलफेयर स्कीम में यूज कर सकें और उनको उन तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इक्विटी आएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल क्या होगा? सेम टैक्स ऑन ऑल इनकम्स। सेम टैक्स ऑन ऑल इनकम। इनकम कितनी भी बढ़े टैक्स रिमेन्स सेम। तो प्रोपोर्शनल रहता है। अगर 10% का स्लैब लगा दिया, चाहे 1 लाख इनकम हो चाहे 20 लाख इनकम हो, 10% लगेगा। दिस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। इंडिया में कैसा है टैक्स सिस्टम? प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। एक लिमिट के बाद जाकर के 30% पे कैप लग जाती है, उसके बाद सभी के ऊपर 30% है, चाहे करोड़पति, चाहे अरबपति, चाहे कोई हो, ठीक है। इसीलिए इंडिया का जो सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इंडिया का ये टैक्स सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है कि अगर किसी की इनकम कम है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा रहता है। किसी की इनकम कम है तो टैक्स का बर्डन उसके ऊपर ज्यादा होता है। इफ देयर इज लेस इनकम, टैक्स बर्डन विल बी हाई। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे जो रिग्रेसिव हैं। दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे हैं? जैसे एग्जांपल अगर हम लें, जीएसटी भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप कुछ भी चीज जो डेली यूज की है वो परचेज करने जा रहे हो, ठीक है। इवन अगर आप पेन परचेज करने जा रहे हो, पेन मान लो थोड़ा लग्जरी पेन ले लिया आपने, ठीक है ना, 1000 रुपए का पेन ले लिया। 1000 रुपए के ऊपर अमीर भी उतना ही टैक्स देगा, गरीब भी उतना ही टैक्स देगा, लेकिन गरीब की जेब से प्रोपोर्शनल टू हिज इनकम ज्यादा टैक्स गया। अगर हम उसके इनकम के प्रोपोर्शन की बात करें तो टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल लें,
किसी की इनकम 1000 रुपए और किसी की इनकम 1 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों मार्केट गए कि आज हमें फ्रिज लेकर के आना है, ठीक है, फ्रिज लेकर के आना है, कुछ भी लेकर के आना है जो डेली यूज का, कुछ भी, कूलर लगा दो, कूलर लेके आना है, कूलर लेके आए मान लो 10,000 रुपए का, उसके ऊपर 18% टैक्स है, जीएसटी लगता है, यानी कितना दे देंगे 1800, ये भी 1800 देगा, ये भी 1800 देगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से जब कम इनकम वालों को जिस टैक्स से फर्क पड़ रहा है वो रिग्रेसिव हो जाता है, वो उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि वहां पर टैक्स में हम इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं कि गरीब को कम देना पड़े, अमीर को ज्यादा देना पड़े, तो वो सब रिग्रेसिव हो जाते हैं, दैट बिकम्स रिग्रेसिव। तो ये 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 2 टाइप बचे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और फर्दर उसके बाद कई सारे और टैक्स होते हैं, उनके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है।